हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 4 जनन स्वास्थ्य। तो इसमें हम लोग संपूर्ण पाठ का हल एक वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे और भी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे और आने वाली वीडियो के भी नोटिफिकेशन। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए अध्याय है 4 जनन स्वास्थ्य। इसमें हम लोग अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं, साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है जो आपके आने वाले फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभ्यास प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 है, समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में WHO कहते हैं। तो के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य के अर्थ में ही इसका महत्व छिपा है, जो इसकी परिभाषा से और स्पष्ट हो जाता है। इसके महत्व को निम्न बिंदुओं द्वारा समझाया जा सकता है, जैसे कि ये है यहाँ पे जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोधकों का प्रचार प्रसार कर जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। और बी में आता है यहाँ पे यह किशोरावस्था की समस्याओं से निपटने में कारगर भूमिका निभाता है। और सी में आता है यहाँ पे सहायक जनन प्रौद्योगिकियों द्वारा बंधित दंपतियों को संतान प्राप्ति के अवसर दिलाता है। और डी में है यौन संचरित रोगों के बारे में जागरूकता पैदा कर जनमानस को इनसे बचाने में सहायक है। और ई में है यह मेंस्ट्रुएशन, गर्भाधान, सगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग यहाँ पे अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली आर्थिक समस्याओं, भौतिक संसाधनों की कमी तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुराचार यानी कि सेक्स एब्यूज एवं यौन संबंधी अपराधों यानी कि सेक्स रिलेटेड क्राइम्स आदि के विषय में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है, जिससे व्यक्ति इन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए सोचे और आवश्यक कदम उठाए। ठीक है, यहाँ पे है समाज को जनन संबंधी समस्याओं जैसे सगर्भता, जिसे इंग्लिश में प्रेगनेंसी कहते हैं, प्रसव जिसे इंग्लिश में डिलीवरी कहते हैं, यौन संचारित रोगों यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज इसे STD कहते हैं, गर्भपात, अबॉर्शन, गर्भ निरोधकों यानी कि कॉन्ट्राप्टिव्स, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं यानी कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, बांझपन, इनफर्टिलिटी आदि के बारे में चिकित्सा सहायता व देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक है। आगे है यहाँ पे इसके लिए समय समय पर बेहतर तकनीक और नवीन कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता होती है, जिससे लोगों की अधिक से अधिक अच्छी देखभाल और सहायता की जा सके। ठीक है, इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई मादा भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सभी प्रकार के लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध आवश्यक है। बाल प्रतिरक्षीकरण यानी कि चाइल्ड इम्यूनिजेशन आदि कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आंसर लिखेंगे। ये देखिए प्रश्न संख्या 3 है, क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? ध्यान देंगे आप लोग, ये प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछ दे। ठीक है, तो उत्तर में आप लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। अध्ययन बताते हैं कि अपने देश में आधी आबादी 25 वर्ष से कम के व्यक्तियों की है। 15 से 25 वर्ष के लोग
यौन संचरित रोगों का भी शिकार अधिक बनते हैं। अतः विद्यालयों में यौन शिक्षा के अध्ययन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं में यौन संबंधी विभिन्न भ्रांतियों को दूर किया जा सके और उनको यौन संबंधी सही जानकारी मिल सके। ठीक है, यहाँ पे है किशोरावस्था जिज्ञासा की अवस्था है। यौन संबंधी सही जानकारी न होने पर किशोर युवा इधर उधर से गलत जानकारी प्राप्त कर गलत रास्तों का चयन करता है। इसमें सतर्कता आवश्यक है ताकि यह अपने लक्ष्य की प्राप्ति करे, हास्यास्पद न हो जाए। व्यक्तियों को जनन अंगों की जानकारी, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों, सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रियाओं, यौन संचरित रोगों यानी कि एसटीडी, एड्स आदि के संबंध में जानकारी विशेषकर किशोरावस्था में देना जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होता है। इससे सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहायता मिलती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, क्या आप मानते हैं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान हमारे देश के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकार के सुधार वाले कुछ क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न आप लोग पढ़ लिए, उत्तर देखिए कि इस तरह से आप लोग उत्तर देंगे। यहाँ पे है, भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सन 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये देखिए जो यहाँ पे डार्क पेन से लिखा गया है उसे आप लोग अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर डार्क पेन से नहीं लिखेंगे तो बाद में परिवार नियोजन का नाम बदलकर ध्यान देंगे परिवार कल्याण कर दिया गया। समय समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती रही है। इसे और अधिक उन्नत व व्यापक बनाने के लिए वर्तमान में इसे ध्यान देंगे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यानी कि RCH के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे है यहाँ पे, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के संबंध में व्यक्तियों में अधिक जागरूकता उत्पन्न करते हुए जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु विभिन्न सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। श्रव्य तथा दृश्य, ऑडियो विजुअल और छपी हुई सामग्री, प्रिंट मीडिया की सहायता से सरकारी और सामाजिक संगठन जनता को जनन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आगे है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के फलस्वरूप, यहाँ पे देखिए फलस्वरूप लिखे हैं तो फलस्वरूप लिखने के लिए आपको एक ऐसे करना है, फिर उसके आगे लिखना है। ऐसे लिखने से क्या होता है, आपका जो शब्द रहता है जिसकी इतना लिखे फिर स्पेस, इतना लिखे फिर स्पेस, फिर इतना लिखे फिर स्पेस, वो मेंटेन रहता है ऐसे। ठीक है, तो फलस्वरूप व्यक्तियों में यौन संबंधित मामलों में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल, पोस्ट, यहाँ पे है पोस्ट नेटल, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से सब वर्ड को मेंटेन किया गया है। पोस्ट नेटल केयर से माता और शिशु की मृत्यु दर में गिरावट आई है। छोटे परिवार वाले जोड़ों कपल्स की संख्या बढ़ रही है। व्यक्ति छोटे परिवार के महत्व को समझ रहे हैं। यौन संचालित रोगों की सही जांच पड़ताल, देखभाल और चिकित्सा सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण समाज के जनन स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। आगे है यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि दर भी कम हुई है। प्रश्न संख्या 5 आता है, जनसंख्या विस्फोट के कौन से कारण हैं? तो उत्तर में लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकेंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण होता है। ठीक है, और यहाँ पे है जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड इट्स रीजन्स। तो आंसर में है जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण है। तो फर्स्ट में है यहाँ पे, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR एवं मातृ मृत्यु दर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR में कमी आई है। ठीक है,
दूसरा में है जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना। थर्ड में है अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण, जीवन स्तर में सुधार के कारण। और यहाँ पे 4 नंबर में है अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तरीकों को पूर्ण रूप से न अपनाया जाना। ठीक है। यहाँ पे 5वां में आता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। और 6 है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण होना। 7 है निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करते हैं कि जितने अधिक बच्चे होंगे वे काम करके अधिक धनोपार्जन करेंगे। ठीक है। 8 है, आप लोग 5 भी लिख सकते हैं। ओके, कोई ज़रूरी नहीं है आपको 8 भी लिखना है। सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सभी हुए जनसंख्या विस्फोट के कारण। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 आता है, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग नियोजित है? कारण बताएं। और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे भी आपको ध्यान से देखना है। तो उत्तर में लिखेंगे गर्भ निरोधक शरीर की किसी प्राकृतिक प्रक्रिया पर रोक लगाकर अपना कार्य करते हैं, जिससे उसके शरीर पर कुछ प्रत्यक्ष परोक्ष परिणाम होते हैं। उनका प्रयोग प्राकृतिक गर्भाधान व सगर्भता के विरुद्ध किया जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति दो संतानों के बीच अंतर रखने अथवा गलती से हुई सगर्भता की स्थिति से बचने हेतु गर्भ निरोधकों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में इनका प्रयोग आवश्यक हो जाता है। अतः गर्भ निरोधकों का प्रयोग एक अनावश्यक आवश्यकता अननेसेसरी नेसेसिटी कहा जा सकता है। ठीक है। अब देखिए यह जनन स्वास्थ्य के रख रखाव व स्वास्थ्य की आवश्यकता कदापि नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आता है, जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? उत्तर में लिखेंगे जनन अंग ग्रंथि यानी कि गोनैड्स संतान उत्पन्न वाले अंग होते हैं। ठीक है। वृषण में शुक्राणुओं तथा अंडाशय में अंडाणुओं का उत्पादन होता है। साथ ही यह अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी कार्य करते हैं। गर्भ निरोधकों का उपयोग संतति नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है। और यहाँ पे है संतति नियंत्रण के लिए जनन अंगों यानी कि गोनैड्स को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्योंकि जनन अंगों से स्रावित लिंग हार्मोन्स शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन हार्मोन्स के अभाव में मानसिक शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे है एक गर्भ निरोधक का कार्य युग्मकों को आपस में मिलने से रोकना, निषेचन व सगर्भता या अंतरोपण रोकना है। उसका कार्य युग्मक उत्पादन रोकना नहीं है। अतः जंतों का हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता। आगे आता है यहाँ पे अन्य गर्भ निरोधक विधियों की सुगमता से उपलब्ध होने के कारण आसानी से प्रयोग में लाई जा सकती है। इसके विपरीत जनन अंगों को हटाना एक जटिल शल्य प्रक्रिया होती है। अतः जननांगों गोनैड्स को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये बात समझनी है और आंसर भी ध्यान से देखना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, उल्व वेधन एक घातक लिंग निर्धारण यानी कि जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है। क्या यह आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी करें। और ये हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आ जाए, ध्यान देंगे, अलग से कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। ठीक है। तो उत्तर में देखिए उल्व वेधन, इसे इंग्लिश में एमनिओसेंटेसिस कहते हैं। भ्रूण एम्ब्रायो एक एमनियोटिक तरल एमनियोटिक फ्लूइड में तैरता रहता है। इंजेक्शन सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में इस तरल का एक सैंपल ले लिया जाता है। तरल में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के पश्चात कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। अनेक बार यह देखा जाता है कि जब यह पता चलता है कि भ्रूण मादा है तो MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चिकित्सीय सगर्भता समापन द्वारा भ्रूण को गिरा दिया जाता है। ठीक है। इससे समाज में पुरुष और स्त्रियों के अनुपात के बिगड़ने की संभावना बढ़ रही है।
बढ़ती कन्या भ्रूण हत्याओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंध आवश्यक है। हमारा संविधान व्यक्तियों में लिंग के आधार पर भेद करने की आज्ञा नहीं देता। नैतिकता की दृष्टि से भी सभी समाज में यह एक घृणित अपराध है, अतः इस पर रोक उचित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताएं। उत्तर में लिखेंगे आप लोग, भारतवर्ष सहित विश्व में अनेक दंपति बंधे यानी कि अस्टेराइल है, अर्थात वे संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। यह शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक, इम्यूनोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है। यह पुरुष या स्त्री में पाए जाने वाले दोष के कारण हो सकता है। अनेक प्रकार की बंध्यताओं का उपचार केवल औषधियों से होता है। कभी कभी परामर्श व मनोवैज्ञानिक उपचार भी सहायक होता है। यहाँ पे है विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयाँ, बंध्यता क्लिनिक यानी कि इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स निदानिक जांच में सहायता एवं उपचार करके बंध्य दंपतियों को संतान पैदा करने में मदद दे सकते हैं। इन तकनीकों को सहायक प्रौद्योगिकी यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी कि ART कहते हैं। शरीर से बाहर निषेचन अर्थात पात्र निषेचन, ध्यान देंगे, शरीर से बाहर जो निषेचन होता है उसे क्या कहते हैं, तो पात्र निषेचन। ठीक है। कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे शॉर्ट में IVF भी कहते हैं, कि पश्चात भ्रूण स्थानांतरण यानी कि इम्ब्रायो ट्रांसफर, इसे ET एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। इस तकनीक को सामान्य रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रयोगशाला में पत्नी या दाता के अंड को पति अथवा दाता के शुक्राणु से निषेचित कराया जाता है। इसके पश्चात युग्मनज या 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नालिका में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। और फैलोपियन नालिका किसमें पाया जाता है, तो महिलाओं में। यह भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो एक एक लाइन को आपको ध्यान से समझना है। 8 कोशिकाओं से अधिक विकसित होने वाले भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है उनकी फैलोपियन नालिका में बने भ्रूण को अन्य स्त्री के गर्भाशय में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिन स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं हो सकते लेकिन निषेचन और भ्रूणीय विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, इनके लिए दाता स्त्री से अंडाणु प्राप्त करके उसकी फैलोपियन नालिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसे गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि गैमीट इंडिया फैलोपियन ट्रांसफर यानी कि GIFT कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे है कृत्रिम वीर्यसेचन तकनीक का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है अथवा पुरुष वीर्य सेचित कर सकने में असमर्थ होता है। इस तकनीक में दाता से शुक्राणुओं को प्राप्त करके कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या गर्भाशय में प्रविष्ट कर दिया जाता है। इसे अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन यानी कि इंट्रा यूरेटाइन इंसेमिनेशन IUT कहते हैं। ऐसी अन्य कुछ तकनीक है जे ZIFT तथा ICST आदि। वर्तमान में उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं अनेक शहरों में उपलब्ध है। ये बहुत महंगी तकनीक है। इन तकनीकों को अपनाने में सामाजिक, धार्मिक और भावनात्मक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 से, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से MBBI प्रश्न है, हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दे। ठीक है। तो उत्तर में हो जाएगा यौन संबंधों के कारण संचरित रोग यानी कि यौन संचरित कहलाते हैं। ठीक है। इन्हें सामान्यतया STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD या रतीज रोग यानी कि वेनेरल डिजीजेस या जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, RTI कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे निम्नलिखित युक्तियों को अपनाने से यौन संचरित रोगों के संक्रमण से बचा जा सकता है, जिसमें पहला है किसी अनजान व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों से यौन संबंध यानी कि मल्टीपल सेक्स रिलेशन न रखें। सेकेंड में है मैथुन के समय कंडोम्स यानी कि कंडोम्स का उपयोग करें। ठीक है। थर्ड में है रोग की आशंका होने पर
तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करके पूरा इलाज कराएं। देखिए, कंडोम का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि कोई जो बीमारी होता है एड्स वगैरह, वो एक दूसरे में स्थानांतरण न हो। ठीक है, तो बीमारी से बचने के लिए भी कंडोम का यूज किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है, निम्न वाक्य सही है या गलत, व्याख्या सहित बताएं। तो देखिए, व्याख्या सहित बताना है तो क है यहाँ पे, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है, सही है या गलत है। तो ये पूरा सही हो जाएगा, सही पे आप लोग टिक कर दीजिएगा। अब व्याख्या देख लीजिए, तो ये सही है। व्याख्या, कुछ परिस्थितियों में कुछ कार्यकीय कारणों से गर्भपात स्वतः भी हो जाता है, इसे स्वतः गर्भपात या मिसकैरेज कहते हैं। यहाँ पे आगे है, तकनीकी रूप से जीवनक्षम गर्भाशय के बाहर स्वतंत्र रूप से रहने में अक्षम या 28वें सप्ताह से पहले स्वतः होने वाला गर्भपात यानी कि अकाल प्रसव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए वहीं पे ख आता है, वंध्यता को जीवनक्षम संतति न पैदा कर पाने की अयोग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है और यह सदैव स्त्री की असामान्यताओं या दोषों के कारण होती है, सही या गलत। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे, उत्तर देखिए, गलत। व्याख्या है, बंध्यता की परिभाषा सही है लेकिन कारण गलत है। बंध्यता स्त्री या पुरुष किसी की भी जननिक असामान्यताओं या दोषों के कारण हो सकती है। पुरुषों में शुक्राणुओं का न होना या कम होना, नपुंसकता आदि प्रमुख कारण है। ठीक है, अब देखिए ग है यहाँ पे, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, सही है या गलत है। तो ये सही है। ठीक है, कैसे है, तो उत्तर में लिखेंगे सही। व्याख्या, शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना गर्भ निरोधक उपाय है क्योंकि इसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता। प्रसव के पश्चात लगभग 4 से 6 माह तक यह अवधि अधिक सफल मानी जाती है। ठीक है, इस अवधि में गर्भाधारण के अवसर लगभग शून्य होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या घ है यहाँ पे, लोगों के जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है, सही या गलत। उत्तर में लिखेंगे सही। व्याख्या में हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य में सुधार हेतु यौन संबंधित समस्याओं की जानकारी एक प्रभावी उपाय है। इससे जनन स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आती है या ये समाप्त हो जाती है। यह लोगों को अनेक अंधविश्वासों से बचाती है। जनन अंगों की संरचना, ऋतुस्राव चक्र, गर्भ निरोधक, सगर्भता आदि की जानकारी देती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कि लास्ट है, निम्नलिखित कथनों को सही करें। तो ये सभी कथन गलत है, इसीलिए हम एक साथ ब्लैक पेन से लिख दिए हैं। ठीक है, गर्भ निरोध के स्थल क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने को रोकते हैं। ख है, सभी प्रकार के यौन संचालित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है। ग है, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां यानी कि पिल्स बहुत अधिक लोकप्रिय है। घ है, ईटी तकनीकों में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, देखिए उत्तर में लिखेंगे क है। इसे आप लोग देखिए क्या करना था, तो इसे आपको निम्नलिखित कथनों को सही करना है। ठीक है, वो गलत लिखा है तो आपको सही करना है। तो उत्तर है, शल्य क्रियात्मक उपाय के फलस्वरूप युग्मक यानी कि शुक्राणु अंडाणु बनना नहीं रुकता, केवल परिवहन, संचार या युग्मक स्थानांतरण रोक दिया जाता है। इसके फलस्वरूप गर्भाधान नहीं होता है। ख है, यकृत बी, हेपेटाइटिस बी, जननिक हर्पीज यानी कि जेंटल हर्पीज तथा HIV संक्रमण, HIV इन्फेक्शन को छोड़कर अन्य यौन संचालित रोग पूर्ण रूप से उपचार योग्य है। ठीक है, ग है यहाँ पे, ये शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में लोकप्रिय है, लेकिन जागरूकता की कमी व अशिक्षा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय है। घ है यहाँ पे, ईटी यानी कि एम्ब्रायो ट्रांसफर यानी कि भ्रूण का ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि भ्रूण का स्थानांतरण तकनीकों में शरीर से बाहर अंड का निषेचन यानी कि पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराकर युग्मनज यानी कि जायगोट या 8 कोशिकीय भ्रूण को फैलोपियन नलिका फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। इसे जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी कि ZIFT कहते हैं। जब भ्रूण में ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 से अधिक हो जाती है तो भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर यानी कि इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर IUT कहते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा।
ठीक है, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ओवर राइटिंग भी नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो आप लोग भी बनाइएगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा कि जो लिखने में होता है बहुत समय लगता है, ठीक है। अच्छे से आप अपना नोट्स बनाइएगा। ओके, अपने एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाइएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी वीडियो के अपडेट सब पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप और ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम आगे का क्वेश्चन का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आगे के पार्ट का और उसका क्वेश्चन आंसर भी देखने वाले हैं। तो ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो